नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तर्पण उपन्यास के बारे में कि तर्पण उपन्यास के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है या फिर कौन कौन सी बातों का समावेश किया गया है उस उपन्यास के अंतर्गत। आज से ठीक 4 या 5 साल पहले जो नीलम सिंह जैसेकर की डायरेक्टर है तर्पण मूवी को केंद्र में लेके उन्होंने मूवी बनाई तर्पण नाम की। तो उनके डायरेक्टर नीलम सिंह, तो जो मूवी बनाई थी उसमें सारे सीन्स के वजह से, एडल्टरी के वजह से, तो वो यूए का सर्टिफिकेट ना मिलके उसको एक ए का सर्टिफिकेट मिला या फिर मिलने की बात चल रही थी, ठीक है, कि आपको एडल्टरी का सर्टिफिकेट मिलेगा सेशन बोर्ड से। लेकिन जो नीलम सिंह है उन्होंने ना कर दी कि मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे यूए वाला सर्टिफिकेट चाहिए, यूनिवर्सल एडल्टरी वाला सर्टिफिकेट चाहिए, जिससे क्या 18 वर्ष से नीचे वर्ष के आयु के लड़के हो तो वो भी माता पिता के साथ मिलकर उस मूवी को देख सकते, 18+ के भी देख सकते यूए। इसलिए ये इस चीज की मांग कर रही थी, यूए सर्टिफिकेट की। लेकिन वो बोल रहे थे सामने वाले पक्ष जो सेशन बोर्ड है वो कि नहीं, हम सिर्फ एडल्ट्री सर्टिफिकेट आपको देंगे, क्योंकि इस प्रकार के सीन है उसके अंदर। जो नीलम सिंह है वो बहुत लड़ी उस चीज से, और इस मूवी को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने जो जज है, वकील है, सारे कोर्ट को कैसे परेशान कर दिया कि मुझे चाहिए यूए सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तो लास्ट में उनको यूए सर्टिफिकेट देना ही पड़ा। किस आधार पर कि उन्होंने 2-3 मूवी का एग्जाम्पल दिया कि इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन है, फिर भी इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है, जबकि इस मूवी में इतने सारे सीन ऐसे है भी नहीं। कुछ ही बातें ऐसे बोली है, जैसे कि पिछवाड़ा है, ये वाले शब्द उस मूवी में बोले हैं, ये सारे शब्द बोले, इस वजह से वो बोलते हैं कि इस मूवी को एडल्ट्री सर्टिफिकेट दूंगे, लेकिन यूए का सर्टिफिकेट लास्ट में मिल ही गया। यही बात कंट्रोवर्सी सारी चल रही थी 5 साल पहले, और आज तर्पण के बारे में हम बात करेंगे, वही मूवी। लेकिन मैं उस मूवी के आधार पे सारी बात नहीं कहूँगा, मैं उस बुक के आधार पे 116 पन्ना के अंदर कौन सी ऐसी बातें दब गई है जो एक वर्ण व्यवस्था को प्रकाशित करती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दलित लोग और ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सारे लोगों को एक अलग नजरिए से देखती है। ऐसी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से इस प्यारे है उसको तर्पण देना पड़ा। तर्पण का एक अर्थ ही ऐसा होता है तृप्त हो जाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो हमारे पितृपक्ष है उनको, या फिर आत्माएं देवी देवताओं को हम जल अर्पित करें, वो भी एक तर्पण के अर्थ में ही होता है, ठीक है। यह हम संतुष्ट हो जाए, ये भी तर्पण की परिभाषा मान ली जाती है। इसलिए प्यारे लास्ट में तृप्त हो जाता है, कैसे तर्पण देता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है चमरोटी गांव के अंदर। चमरोटी यानी चमार के जो गांव है उसके अंदर कहानी की शुरुआत होती है। तो नट्ठू जी के यहाँ कार्य करके जो रजपतिया है वो अपनी घर की तरफ जा रही है, वापस शाम का वक्त है इसलिए रजपतिया घर की तरफ जा रही है सारा कार्य निपटा कर। तो रास्ते में खेत पड़ता है इनका, जो धर्मू पंडित है उनका, और उनके खेत में बहुत सारे गन्ने, कह सकते गन्ने की खेती हुई है, और बीच में कुछ मटर के जो क्यारी है वो लगी हुई है। इसी बीच में से उनको जाना है आसपास से। तो और इनके गन्ने इतने अच्छे हैं कि किसी का भी मन ललचा जाए गन्ना खाने के। तो जो रजपतिया है उस तरफ दौड़ती है वो गन्ने के लिए, या फिर गन्ने तो उसके पास थे ही क्योंकि नट्ठू से वहां से वो गन्ने लेके ही आई थी। तो मटर देके उसका जी ललचा जाता है, कितने अच्छे मटर हैं। तो जाके कुछ मटर के दाने तोड़ती है। उसी वक्त जो चंदर था वह छुप के रजपतिया को देख रहा था कि कब ये रजपतिया ढांचे में आए, इसको पकड़ो, इसके साथ गलत कृत्य करो, यानी रेप की एक, कह सकते हैं रेप का विचार करके चंद्र बैठ रहा था कि मुझे बस एक मौका मिलना चाहिए ऐसे करके। उसी मौके की तलाश में वो खेत में बैठ गए। तो जब जो हमारी कहानी की कह सकते हैं रजपतिया है तब वहां आती है, मटर के दाने लेती है, तो मुंह में डालने वाली होती है, तभी वो जो चंद्र है वो रोक लेता है, उसे कहता है रुको ऐसा करके, ठीक है।
कहानी को इसमें ब्रेक करके हम पहले जान लेते हैं तर्पण के जो शिव मूर्ति है उसके लेखक, उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इधर ही कहानी को ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो शिव मूर्ति ने प्रमुख 3 उपन्यास थे, त्रिशूल, ये तर्पण और आखिरी छलांग। उसमें से प्रमुख 3 उपन्यास में से एक उपन्यास ये है। शिव मूर्ति को बचपन में ही जो इनके पिता है उनके द्वारा जो रामचरितमानस है उसको पाठ करवाया गया। वो दिन प्रतिदिन उनका पाठ करते थे रामचरितमानस, जिसकी वजह से अच्छे गुण उनके अंदर भीतरी गुण ढलने लगे और उनकी जो विचारधारा है या फिर बहुत सारी कहानी जो उपन्यास है उसके अंदर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र का विवरण देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रदेश में रहे हैं, ग्रामीण प्रदेश में रहे हैं, इसलिए ग्रामीण जो परिवेश हो उसका चित्रण हर उनकी कृतियों में देखा जाता है। और उनके 2 प्रथम ऐसे कहते कहानी और कहानी संग्रह इसके अंदर दिए गए हैं। कहानी का है तो पानफूल और कहानी संग्रह का है तो केसर कस्तूरी। ठीक है, केसर कस्तूरी और पानफूल इन दोनों की बात होगी। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में होता है, सुल्तानपुर के अंदर कुरंग नामक गांव में होता है 1950 11 मार्च 1950 के दौरान। और ये जो मुख्य बातें थी शिव मूर्ति के बारे में जानने जैसे वो मैंने बताया। छोटी सी आयु में उन्होंने शादी कर ली, मतलब करवा दी गई। शादी कौन करना चाहेगा अपने आप से, ठीक है, वो करवा ली छोटी सी उम्र। लेकिन कुछ 17 साल की उम्र से उन्होंने लेखन कार्य चालू किया, अपनी लेखनी की शुरुआत वहां से की ऐसे करके। और ये तर्पण उपन्यास 2004 में उन्होंने प्रकाशित किया। और हम अब मुद्दे पे आते हैं कि उसका लड़का यानी धर्मू पंडित का लड़का चंद्र वहां खेत में इस चीज की राह देख कर बैठा था कि कब रजपति आए और मैं उस पर टूट पड़ूं, कब रजपति आए और मुझे मौका मिले और मैं रेप करूं। इस सोच में जो चंद्रवा है वो बैठा हुआ था उस खेत के अंदर। और उधर बैठे बैठे उसने ये नीचे मना लिया था कि आज कुछ भी करके रजपुतिया को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी बहाना बना के उसको पकड़ लूंगा। रजपुतिया थोड़ी झुकती है, थोड़े मटर के दाने लेती है, मुंह में डालने के पहले ही वो भूत की तरह प्रकट हो जाता है। वो बोलता है आज मैंने तुझे पकड़ लिया है, ऐसा करके रजपुतिया बोलता है आज मैंने तुझे पकड़ लिया। और रजपुतिया तब शौक के बोलती है कि मैंने तेरे मटर की चोरी तक नहीं की है, मैंने अभी मुंह में भी नहीं डाला है जो मटर, उसके आरोप में तूने मुझे पकड़ लिया, ऐसा तू बोल रहा है। चंद्रबाबू बोलता है कि मैं तेरी तलाशी लूंगा कि तूने कहीं अंदर रख तो नहीं लिया, ऐसा करके। वो तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो रजपुतिया कहती है रुक, मैं तेरे इरादे हैं वो जान चुकी है, ऐसे करके चंद्रबाबू को बोलती है रजपुतिया। फिर भी चंद्रबाबू आगे बढ़ के रजपुतिया की के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके रेप करने की कोशिश करता है, उसको गिरा देता है जमीन पे। उसी समय रजपुतिया उसके बाल नोचती है, मतलब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है और आवाज देती है कि बचाओ बचाओ ऐसे करके। तो आज आसपास के जो खेत में उसकी कह सकते मिस्त्री की बहू या फिर प्रेमा की माँ वो काम कर रही थी, वो दौड़ के आती है, दोनों मिस्त्री की बहू और प्रेमा की माँ दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या भवा ऐसे करके। तो वो आती है, देखती है, सारी परिस्थिति को जान लेती है, बोले छोड़ना मत, मैं आज इसको काटे दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जो भी इस गांव की लड़की है उसके पेट में जो बच्चा पड़ रहा है वो हर गांव की दूसरी लड़की उसका ही है, चंद्रबा का ही, क्योंकि वो कांड ही ऐसा करता है, मैं जानती हूँ उसको छोड़ना मत, आज तो उसका काम तमाम ही कर देते ऐसे करके उसको बोल रही थी। लेकिन फिर भी वो हाथ छुड़ा के वहां से भाग जाता है चंद्रबा और पीछे मुड़कर नहीं देखता। और वो दोनों उधर आके उसकी जो बचाव की प्रक्रिया है वो करती है, जो भी ठीक करना है वो सारी। धान वान इधर उधर गिर गया था वो उठा के देती है इसको रजपुतिया को, दोनों प्रेमा की मिस्त्री की बहू। शाम का वक्त था इसलिए तीनों लोग घर के तरफ निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या आता है, बदलाव भाव आता है। किस तरह? यहाँ अफवाह उड़ाई जाती है, जबकि रजपुतिया उसके ऊपर रेप की कोशिश हुई थी, रेप नहीं हुआ था। फिर भी जो मिस्त्री की बहू है वो कहती है इसके साथ रेप हुआ है, इस तरह से पूरी बात को फैला देती है गांव में। क्यों? क्योंकि एक समय मिस्त्री की बहू की ननद के साथ ऐसा हादसा हुआ था, उस समय इस रजपुतिया की माँ ने सारी अफवाह फैलाई थी गांव में, इसकी वजह से
बहुत तू में हुई थी। इस वजह से इस तरफ बदला भाव आया कि आज मेरी बारी है। मिस्त्री के बहू बोलती आज मेरी बारी है, मैं सारे गांव में अफवाह फैलाता हूँ। अफवाह में बहुत सारी बातें झूठी संकलित होके एक अलग रूप ले लेती है, कुछ नया रूप ले लेती है। यही हुआ इस हादसे में कि रेप नहीं हुआ था, फिर भी ये कहा गया कि रेप हुआ था, लेकिन रेप करने की कोशिश भी बहुत बड़ा चार्ज लगता है, ठीक है, और वो भी दलित वर्ग के महिला के साथ, रजपतिया के साथ, ठीक है। तो आगे जाती है, घर पे जाती है रजपतिया, उसकी माँ, रजपतिया की माँ को सारी खबर पड़ जाती है। तो वो बोलती है सच सच बताना तेरे साथ क्या हुआ है, ऐसा करके। रजपतिया बोलती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा कि आप जैसा सोच रहे हो, सारी बात डिटेल में बताती है। उसके बाद प्यारे जो होता है मेन हमारा कैरेक्टर, वो कहानी में आता है और वो थका हारा है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, दिन की दैनिक मजदूरी, वो सारी मजदूरी पटा के आता है शहर में से। अब गांव की तरफ गया है तो अपने घर गया है, उसको ये सुनने में आता है कि अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसके दिल में बहुत आग लग जाती है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे करा, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर वो सारी बात के मामले को जानने के लिए रजपतिया से पूछता है कि तेरे साथ क्या हुआ, बता मुझे, सच सच बता। तो रजपतिया बोलती है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा सोच रहे हो, सिर्फ उसने धक्का मारा है, थोड़ा थोड़ा झूठ उम्मीद देती है, धक्का मारा है और हम तीनों ने मिलकर उसको खदेड़ दिया, ठीक से वो भाग गया। लेकिन जो उसका बाप है वो उसकी बात से समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसका बाप चले जाते हैं धर्म पंडित के घर पे, जो हमारा चंदर है उसके बाप के घर पे। उधर जाके बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि तेरे बेटे ने मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया है, तुझे इस बात की भनक भी है। तो वो कहता है मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि तेरे बेटे ने मेरे साथ मेरे लड़की के बीच में कुछ हुआ है, ऐसा करके वो साइड में ले जाता है। वो कहता है कि यह बात अगर खुल गई तो सारे इलाके में हमारी बदनामी होगी, इसलिए तुम इस बात को दबा दो, ऐसा करके। जो इसकी माँ है, चंदर की माँ, धर्मू की पत्नी, वो आग में घी डालने का कार्य करती है। वो बोलती है कि अगर हम कहीं मीठी चीज डाल ले तो चीनी तो आएगी ही, और चीटी है वो तो आएगी ही। अगर मीठी चीज हम डाल ले कहीं तो चीटी तो उसको देख के आ ही जाएगी। चीटी का मतलब इधर चंदरवा, और चीनी जो मीठी चीज है उसका मतलब यहाँ रजपतिया के केंद्र में लिया गया, ठीक है। उसका बाप तुरंत समझ जाता है, जो प्यारे होता है वो तुरंत उत्तर देता है कि आज के समय के जो चमार है ना वो चीटी को मार देंगे, लेकिन जो मीठा चीज है उसको खाने नहीं देंगे, ऐसे बात को बोल के आ जाता है। घर पे आता है तब वो देखता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। ऐसा कोई हादसा हुआ हो और पता चले अपने गांव का है तो उसके घर पे शाम को कुछ ना कुछ तो होता होगा, ठीक है। तो भीड़ किस बात की है वो जानने के लिए उत्सुक, उसको पता ही है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए भीड़ होगी, ऐसे करके उधर जाके सारे मामले की कह सकते रिपोर्ट लेता है, समझ लेता है कि क्या क्या मामला है, ऐसे करके। तो सारे लोग बोलते हैं कि तुम रिपोर्ट लिखाओ पुलिस में कि तुम्हारी बेटी के साथ रेप हुआ है, जबकि रेप नहीं हुआ था, ठीक है। झूठी रिपोर्ट लिखाओ, लेकिन लिखाओ, ठीक। इससे क्या होगा कि चंद्रवा जो ऐसा सारे लड़की के साथ कार्य करता है उसका बंद होगा। क्यों उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखती लोग, क्यों इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी जाति का है इसलिए इस केंद्र में लिखा है, ठीक है। इसके लिए वो बोलता है कि रिपोर्ट लिखाओ। सारे लोग की बात सुनती है। इधर रजपतिया की माँ है, वो समझ जाती है कि ये लोग षड्यंत्र में डालना चाहते, अगर इसके अंदर हम घुस गए एक बार पुलिस थाना के मामले में फिर बाहर आना बहुत मुश्किल है। वो लोग तो अमीर है, पैसा खर्च खर्च करके निकल भी जाएंगे, लेकिन हमारा तो खून चूस लेंगे, ऐसा करके वो ना बोलती है कि रजपतिया की माँ नहीं जाना आप, ऐसा करके इसको प्यारे को। लेकिन प्यारे फिर भी एक बार गांव वाले की तरफ है कि गांव वाले की बातें जान लूं, मैं समझ लूं, ऐसा करके। फिर एक विक्रम है, पढ़ा लिखा नौजवान, वो बोलता है नहीं नहीं आपको जाना ही चाहिए रिपोर्ट लिखवाने, ठीक है। बाद में वो बोलते हैं कि इससे पहले मैं इन दोनों की राय जान लो, जो दलपत बाबा और गणेश जी बाबा है, गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उसकी राय जान लो कि इस मुद्दे में उनकी क्या राय, उनका क्या कहना है, ठीक है। बुजुर्ग है इसलिए एक्सपीरियंस होगा, इसलिए उधर जाके बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं इस मुद्दे के ऊपर, इस विषय के ऊपर। तब वो दोनों बोलते हैं कि मैं तो पहले आभारी हूँ, ऐसा करके बोलते हैं कि तुम मुझे ये क्वेश्चन भी पूछने आए इस मामले में कि अब क्या करें, ऐसा करके। तो तुम सुनो, ऐसा करके दोनों के एक ही विचार है, तुम सुनो, पुलिस स्टेशन में मत जाओ,
अगर तुम उधर जाओगे तो तुम्हारा ही पैसा भी बर्बाद होगा, खून पसीना सारी चीज निकल जाएगी, ऐसा बोल। तो ये दोनों की राय थी कि आप पुलिस स्टेशन में मत जाओ, ऐसा करके। जो हमारा प्यारे है मेन कैरेक्टर, वो बहुत सोच विचार करता है, बाद में यह निश्चय लेता है कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, ठीक है। यह बात वो अपने मन में गांठ बना के पुलिस स्टेशन के लिए सवेरे निकलेंगे, ऐसे करके कहता है। उसी के अंतर्गत पहले मैं इस चीज इतना हुआ कि सवेरे कल जाएंगे पुलिस स्टेशन, ठीक है। इस बीच एक कैरेक्टर आता है भाई जी ऐसे करके, बहुजन पार्टी के एक नेता है भाई जी ऐसे करके, वोट सपोर्ट करते हैं इन लोगों को मजदूरी में बाइकआउट करने के लिए कि आप कम वेतन दे रहे हैं इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम आपके यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे चमरोटी में। ऐसी बात कहने की हिम्मत इन चमार लोगों में पैदा करने वाला कौन? तो भाई जी। इसलिए ये कैरेक्टर इसमें आया था। जब मैं बोला ना अभी अभी कि कल सवेरे जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो उसके पहले वो कैरेक्टर आया था भाई जी। वो भाई जी ने उसके बाद बोला था, गणेश जी बाबा या दलपत बाबा है, उसके बाद बोला था कि तुम्हें जाना चाहिए प्यारे, इस कदम को अगर तुम लो तो चमारों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। कोई आगे बड़ी जाति वाला हमारे साथ ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, कृत्य करने से पहले 100 बार विचारेगा, ठीक है। इस हिसाब से भाई जी कहते हैं। तो सवेरे जब देखते हैं तो जो बहुत सारे लोग बोलते थे कि कल मैं आऊंगा, कल जाएंगे पुलिस स्टेशन, ऐसा करके कोई नहीं आया था। कौन? सब उत्साह देने वाले कि मैं तेरे साथ हूं, ऐसा करके कोई नहीं आया था। सिर्फ 3 लोग थे, एक ये प्यारे, दूसरा विक्रम और तीसरा भाई जी। ये तीनों मिलकर जो पुलिस स्टेशन है उसके लिए रवाना हुए साइकिल पे। साइकिल लेके गए तीनों पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में अंदर जाने से पहले बाहर हवलदार लोग बैठे हुए थे, तो साइकिल वहाँ खड़ी करके अंदर जाते हैं। अंदर रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो मुंशी ऐसे करके है, लिखा हो नहीं लिखा हो ना, मुंशी जी इधर लिखा है, तो मुंशी जी के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। क्लर्क है थाना का, तो वो रिपोर्ट लिखने के लिए पहले तो इधर उधर देखता है, ना जैसा ही बोलता है। यह सारी क्रिया देख के उसको पता अंदाजा होता है भाई जी और ये जो आए थे प्यारे कि शायद धर्मदत्त यानी धर्मू, इसका बाप, चंदर का बाप, सवेरे आके इसको कुछ कह के गया हो या तो रिश्वत दे के गया हो थाने वाले को, जिस वजह से वो रिपोर्ट लेने से मना कर रहा है या कतरा रहा है, ठीक है। इस बात का अंदाजा हो गया। तो वो बोलता है कि वही सामने वाला मुंशी जी बोलता है थाना का क्लर्क कि कागज लाए, ऐसा करके कागज पे लिखवा के लाना चाहिए कि ये क्रिया मेरे साथ मेरी लड़की के साथ ये चीज हुई है, ऐसा करके जो पन्नी है पाना है उसमें लिख के लाना चाहिए था इन लोगों ने, ये भूल गए भाई जी। तो बोलते हैं मुझे पन्ना दीजिए, उस पन्ने पे मैं लिख देता हूँ, ऐसा करके। लेकिन मुझसे है वो नहीं देता कि ये हमारे कार्य में आते हैं इसलिए हम नहीं दे सकते, ऐसा करके तुम बाहर जाके खरीद लो, ऐसा करके। तो वो दोनों बाहर जाते हैं, खरीद लेते हैं। बाहर जाके गेट पे आते हैं, तब गेट के बाहर जो पहरेदार बैठा है वो बोलता है लाओ पैसा निकालो। तो बोले किस चीज का पैसा? तो बोलते पार्किंग का पैसा। तो वो बोलते साइकिल पार्किंग, वो भी मैंने साइड में, कि उस चीज का पैसा दूं मैं तुझे? तो बोलता है नहीं मेरे इधर, हमारे इधर ऐसा ही होता है, ऐसा बोलता है। 5 रुपये निकालो पार्किंग का। वो बोलता नहीं दूंगा, मैं बाद में करके देता हूँ तुझे। वो थाने जो बाहर पहरेदार था वो भी समझ गया कि ये लोग शायद नहीं देंगे ऐसे। तो वो बोलता है 6 चाय ले आना आते वक्त, कि सामने चाय की दुकान थे, उधर ही वो लोग जा रहे थे, वो जो भी कागज वगैरह लेने के लिए उधर ही जा रहे थे। तो वो थानेदार ने पहरेदार बोलता है कि तुम 6 चाय ले आना, ऐसा करके। वो उधर जाते हैं, 6 चाय लेते हैं, खुद भी 3 लोग चाय पीते हैं, कुछ पाना, ये सारी चीजें लेते हैं। जब लास्ट में बिल बनता है तब वो 10 रुपये देते हैं अपने हिसाब से, 10 रुपये जो भी अपनी चीजों के है उनके 10 रुपये देते हैं। तो उधर से रोकता है, बोलता है जो चाय वाला है तुम 10 किस चीज के दे रहे हो? बिल तो 20 का बना है। तो वो बोला, जो इधर के प्यारे और ये भाई जी होते, वो बोले कि किस हिसाब से 20 रुपये दोनों लगाए? तो बोला कि 6 जो चाय मंगवा रहे हैं ना उसका भी इसमें ही जोड़ा जाता है। वो बोला लेकिन वो तो थाने पहरेदार देगा उसका पैसा। वो बोले हमारे इधर ऐसा ही होता है, जो भी इधर आता है चाय के लिए, थाने का या पुलिस स्टेशन का जो भी चाय लेके चाय बनवाने के लिए, तो उसका बिल भी तुम्हें ही देना पड़ेगा, ऐसा करके। तो बाद में बोलता है कि ये 10 रुपये ले लो, बाद में 20 रुपये का हुआ था, 10 रुपये ले लो, बाद में 10 रुपये मैं आते जाते समय में दे दूंगा। तो वो बोले किस गांव के हैं? वो बोले चमरोटी गांव के हैं, ऐसा करके। तो बोला तुम्हारे गांव में बस ऐसा ही होता है, तुम्हारे गांव के लोग उधार ही रखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तुम्हारे पहले सवेरे आया था धर्मदत्त बोला, तो वो समझ गया धर्मू ऐसा करके, धर्मू पंडित।
तो वो आया था 120 का नाश्ता करवाया, सारा पैक करवाया, तो बोला बाद में 100 के नोट देके कि 20 रुपये बाद में ले जाना चाहिए। तो मैं तभी समझ गया कि आज मेरा जो दिन है वो उधार देके ही निकलेगा। ऐसे चाय वाला वो समझ गया, वो सारी चीज चाय वाला बोलता है हम लोग को, तो प्यारे दिमाग में ये गांठ मान लेता है कि हाँ धर्मदत्त ने आके यानी धर्मू ने आके कुछ तिकड़म लगाया है और उसको अपने अंदर में रिश्वत देके जो मुंशी है उसको अपने अंदर में रख लिया है। तो इतना सब है और वो सामने चाय वाला, तेरे पास 10 रुपये नहीं है तो तू क्या अंदर जाके क्या करेगा, ऐसे करके बोला था। शब्द थोड़ा खराब है इसलिए मैं नहीं बोल, ऐसा शब्द है पुस्तक में, बहुत सारे शब्द वर्णित है, ऐसे शब्द निकाले बाद में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इस भाषा शैली के आधार पे है। ठीक है, बोलता है तो अंदर जाते हैं पैसे देके, जो भी 10-20 रुपये उसका बिल हुआ पैसा देकर अंदर जाते हैं, कागज पट्टी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि धर्मू आया है तो FIR तो नहीं होगी। ठीक है, और केस डायरी भी शायद बनेगी नहीं भी बनेगी, ऐसा वो समझ जाता है। बाहर जाता है, रिटर्न जाते हैं वो लोग घर पे, 2-3 दिन माथा टेकते हैं, फिर माथा मारते हैं क्योंकि ये जो भाई जी है वो भी उससे कतरा रहे हैं, उससे बात करने से, जो थाना का इंचार्ज है मुंशी जी, उससे बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि मुंशी जी है वो उसको बोलता है कि तुझे जो करना है वो कर लो, मैं नहीं लिखूंगा। ऐसे करके अलग तरीके से, कुछ अलग प्रकार से उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे समझ जाते हैं कि वो नहीं लिखेगा। तो भाई जी अपने पहचान वाले एक विधायक है उनको पकड़ लेते हैं, विधायक के माध्यम से वो अपना केस रजिस्टर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो विधायक भी उस मुंशी से 36 का नंबर है, अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए विधायक भी अगले कप्तान को कहते हैं। बहुत लंबी स्टोरी है इसलिए शॉर्ट में करो, 116 पन्ना की स्टोरी यानी बहुत लंबी होगी। तो विधायक कप्तान को बोलता है और कप्तान तय करता है कि अब मैं जो थाने का बड़ा मालिक है, बड़ा बबुआ ऐसा बोलते हैं, जो भी इंचार्ज है उनसे बात करूंगा, वो तुम्हारा केस रजिस्टर्ड कराऊंगा और केस डायरी बनवाऊंगा इस तरह से तेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो केस रजिस्टर हो जाता है इनका क्योंकि इन्होंने साइन की थी कप्तान बाबू ने कि अगर तुमने ये, इनकी तो साइन होगी तो बाद में अगर नहीं उन्होंने लिया, अप्रूव नहीं किया तो फिर बहुत महाभारत जैसी जंग छिड़ जाएगी, बहुत ऊंची रैंक के ये सारे लोग होते, इसलिए तो वो पन्ना जाते हैं डायरेक्ट मुंशी के पास। कौन लेके जाता है? प्यारे लेके जाता है, मुंशी को देता है। मुंशी तुरंत पढ़ के समझ जाता है कि अब मामला फंस गया है, तो मुंशी बाद में वो पन्ना अंदर लेके जाता है, फिर बाहर आता है, पूरी कुछ जोड़ता है, उम्मीद काटता है, सब ऐसा करते रहता है और लास्ट में एक पन्ना दे देता है इसको, प्यारे को। प्यारे को तो इतना जानता नहीं था इसलिए भाई जी को देता है। भाई जी पढ़ता है तो वो बोलता था तेरी ये लास्ट में क्या जोड़ दिया इसने कि लेट से आने की वजह से ये केस इतना मजबूत नहीं होगा क्योंकि आप लेट से इस चीज को कवर दे रहे हो अंदर, क्योंकि अगर रेप केस हो तो 24 घंटे के अंदर आपको मेडिकल जो सारी प्रोसेस है वो करवानी पड़ती है, ये जरूरी है रेप केस हो तो। और इन्होंने क्या लिखवाया है? रेप केस, इसलिए और ये 3-4 दिन के बाद आए हैं केस रजिस्टर करवाने के लिए, इसलिए जो मुंशी है उसने लास्ट में लिखवाया है कि आप देरी से आए हैं इसलिए आपकी कार्यवाही भी थोड़ी देरी से होगी, इसलिए इस तरह से लिखवाया है। फिर भी थोड़ी उम्मीद रखते हैं कि कुछ होगा ऐसा करके। अगले दिन थाने का जो मेन अफसर होता है वो उनको बुलाते हैं, प्यारे को, रजपतिया को, इन लोगों को बुलाते हैं कि आप आ जाओ गवाही देने के लिए। ठीक है, लेकिन ये लोग में से कोई नहीं जाता। 3-4 दिन बीत जाते हैं, बाद में ये लोग आते हैं। ये लोग नहीं आते, जो मेन अफसर होता है वही गांव में आते हैं दौरा करने के लिए। वो केस डायरी में लिखते हैं कि मैं इस गांव में गया था, इस जगह पे ये सारी वारदात हुई थी, इस जगह पे ये 3 जो गवाह है वो मौजूद हुए थे, मिस्त्री की बहू प्रेमा की माँ, या फिर जिसके साथ बलात्कार हुआ था। इसमें केस में ऐसा लिखवाया था, हुआ था, मैंने पहले ही बोला था कि नहीं हुआ था, लेकिन इसमें लिखवाया था कि हुआ था। वो लड़की रजपतिया इस हालत में थी, धान इधर गिरा था, फिर वो इधर से इस तरफ भागा, ये सारी जो उधर का वातावरण परिवेश है उसका वर्णन उसके अंदर किया है इसने। केस डायरी जब लिख रहा था उसका अधिकारी, तब ये सारी बात का वर्णन किया। ठीक है, अब केस मजबूत हो गया इस साइड का, रजपतिया प्यारे साइड का केस मजबूत हो गया। अब झुकाव किस तरफ से है? इस तरफ से चंदर को पकड़ के पुलिस ले गई है और डंडे, लाठीचार्ज ये सारे नॉर्मल हो रहे हैं पे, जो होना चाहिए। लगभग 60 डेज तक वो रहता है उसके अंदर, जेल के अंदर।
क्योंकि ये लोग बार बार जाके वो बोलते हैं कि मेरा मेडिकल का रिपोर्ट नहीं है। तो किस कार्यवाही कब आगे बढ़ेगी? जब दोनों पक्ष की सारी चीजें आ जाए। और ये पक्ष कब भारी हो जाएगा? जब वो उसका मेडिकल रिपोर्ट आएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं जहाँ मेडिकल रिपोर्ट दिया हूँ वो मेडिकल रिपोर्ट वाली जो मशीन है वो बिगड़ी हुई है, इस तरह का। और 3-4 बार तारीख पे तारीख आती रहती है क्योंकि मशीन बिगड़ी हुई है, इस आधार पे। और तारीख आने की वजह से महीने महीने बढ़ रहे हैं और लगभग 60 डेज हो गए हैं। इतने डेज तक चंदर जेल में ही है, ठीक है। अब जो धर्मू पंडित है वो समझ जाता है कि इस चमार के साथ दुश्मनी कर लिया है, छोटी जात के साथ, और अभी का एक्ट जो कानून है वो पावरफुल भी हो गया है। इसलिए अगर मुझे कुछ और टिकट में लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कुछ काम नहीं होगा। और सारे पैसे पहले से फूक दिए थे इस सारी चीज में। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा एक ऐसे कहते हैं रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में मैं ढूंढूं तो रिश्तेदारी में है, उधर जाके बात करूं तो मेरी बात हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है। तो रिश्तेदारी में बहुत दूर के नाती के कुछ नानी बहुत ही है, उस नानी को पकड़ के लाते हैं कहीं से भी। तो वो नानी इसकी जो वाइफ है उसकी नानी है, ऐसे कह सकते हैं। सीओ की वाइफ, सर्कल ऑफिसर की वाइफ, सीओ ही उधर जाता है केस डायरी लिखने, तो सर्कल ऑफिसर की वाइफ है, ऐसे करके। अगर सीओ ही अंडर में आ जाए, जो केस डायरी लिखने के लिए गया है शख्स, वही शख्स अगर अंदर में आ जाए तो फिर अपना केस मजबूत हो सकता है। तो फिर उधर जाता है वो धर्मू पंडित को, बोलता है देखो हम और तुम्हारी जाति तो एक जैसा ही है, तो तुम कुछ मदद कर दो मेरी, ऐसा करके। और फिर तुम्हारा भी नाम गुणगान होगा, ऐसा करके। तो ये सारी बात उसको बोलते हैं। बावन है ठाकुर से आजीजी करता है कि मुझे कुछ ऐसा एक बार हेल्प कर दो, ऐसा करके। तो जो ठाकुर है उसकी हेल्प कर देता है। किस तरह से? तो इस तरफ से लवंगी और कुछ उसकी 2 मित्र होगी उसको लेके आ जाते। लवंगी कौन है? तो इस चंदर और धर्मू के जो घर है उसमें काम करने वाली एक हलवाई कह सकते हैं, वो है बनाने वाली मेकर। तो वो है ये अपनी लवंगी। तो लवंगी और उसकी 2 सहेली दूसरी, ये तीनों मिलके गवाही देते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा करके। उस साइड से क्या गवाही मिली कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, इन दोनों ने गवाही दी। इस साइड से क्या गवाही दी? लवंगी और उसके मित्रों ने कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ था, मौका वारदात पे हम उधर थे, ऐसा करके इन दोनों ने ऐसी गवाही दी। कब? जब केस की शुरुआत हुई। अब अगली तारीख पड़ गई है, 60 डेज हो गए हैं। जैसे ही जज आए, दोनों वकील के आमने सामने वाद विवाद टकराव होने चालू हुआ। तो सिद्दीकी जो इस साइड का, इस पक्ष का वकील है सिद्दीकी, वो बोलता है कि हमारी मशीन नहीं आई है, मेडिकल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो फिर अभी जो साबित नहीं होगा कि इसके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर रिपोर्ट आने दीजिए, बाद में हम कर लेंगे, जज से कहते हैं। तो सामने वाला पक्ष बड़ा कुत्ता है, खोखन बाबू ऐसे करके है इस टाइप का पक्ष। तो वो बोलता है तेरी मशीन है ना, अगले जन्म तक तो आएगी नहीं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तेरी मशीन आएगी नहीं क्योंकि तू झूठ बोल रहा है ना, इसलिए ये बिगड़ेगी। और तू चाहता है कि 1 वर्ष तक या फिर इसके ऊपर तक केस चला जाए। तो सिद्दीकी भी गर्म हो जाता है। तो किस आधार पर बोलता है? खोखन बाबू बोलता है कि मेरे पास 3 गवाह हैं, एक लवंगी और दूसरी 2 गवाह है, ऐसे करके 3 गवाह है जो बोलती है मौका के वारदात पे उधर पे थी। और ये तीनों गवाह कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। अभी उस समय जो ये प्यारे है वो थनक उठता है कि जब केस डायरी के लिए सीओ आया था अपने गांव में, तब 3 ही गवाह मिले थे, 2 ही गवाह मिले थे, प्रेमा की माँ और मिस्त्री की बहू। तो ये दोनों कहाँ से आएगी, ये लवंगी, ये दोनों कहाँ से आई? उस समय तो आपने लिया नहीं था। तो वो समझ जाता है कि मिली भगत है, अंदर और अंदर सीओ के साथ मिल के लवंगी और ये सारे लोग टीम बना लिए है कि जिससे उसका केस भारी हो जाए। केस डायरी में उस वक्त की वारदात लिखी जाती है जिस समय ये घटना हुई थी, और उस समय वो गांव में गया था, तो उसी समय इन दोनों से बातचीत होनी चाहिए थी लवंगी, लेकिन ये बाद में ही, बाद में को बोला गया लवंगी को, तो ऐसी झूठी झूठी रिपोर्ट लिखाए थे, बोल दिया ऐसा करके। तो फिर बोलती है, और ये सीओ वाला भी बोलता है सर्कल ऑफिसर की, हाँ मैंने उसके केस डायरी में लिखा था कि इन दोनों ने, इन तीनों ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इधर तो इन दो ही बोल रहे
कि ऐसा कुछ हुआ था, रेप। आगे आगे क्या होता है कि ये बोलता है खोखन बाबू कि तुम्हारा, नहीं पहले सिद्दीकी बोलता है, सिद्दीकी बोलता है कि तुम्हारी जो 3 है, लवंगी और जो दूसरी 2 उसकी मित्र है, वो कौन है तुम्हें पता है? ऐसा करके किसको पूछता है? रजपतिया को। तो रजपतिया बोलते पता है, वो कौन? बाइन है, काम करने वाली है। तो फिर तुरंत वो सिद्दीकी भड़क होता है, वो बोलता है कि देखा जज साहब, जो इधर की हलवाइन है लवंगी और वो सब उसके मेंबर है, उसके परिवार के मेंबर है, ठीक, गवाही झूठी दे गई ऐसा करके। फिर इधर से भी गर्म हो जा रहा है खोखन बाबू। खोखन बाबू बोलता है तुम्हें पता है प्रेमा की बहू और मिस्त्री की बहू कौन है? तो वो ऊपर से उसके ऊपर दाव चलता है, तुझे नहीं पता, उसके अंदर ही उसके परिवार के ही सभ्य है ना, प्रेमा की बहू और ये मिस्त्री की बहू है, तो वो भी झूठा गवाह दे सकती है। इस तरफ दोनों पक्ष मजबूत हो गए। अब फैसला लेना था जज को। तो जज फैसला देते हैं कि जो खोखन बाबू चंदर के साथ जो भी सारी घटना हुई, तो उसमें उसकी जमानत मिल सकती है, उसको रिहा कर दिया जाए। किस आधार पे? इसी आधार पे, गवाह के आधार पे। 3 गवाह हैं उनके, या बहुत सारी चीज को जज अंदर में लेके बोलते हैं कि इसको रिहा कर दिया जाएगा। दोनों की भूल है। एक बोलता है हुआ था रेप, जबकि नहीं हुआ था, कोशिश हुई थी ना, ठीक है। एक बोलता है एकदम ही नहीं हुआ था। इस प्रकार के मारपीट में पड़ जाते हैं ये लोग। तो फिर चंदर रिहा हो जाता है, अपने घर पहुंचता है और घर पे जाके बंदूक निकालता है अपनी, रिवॉल्वर। आ गया घर पे तो बंदूक की गोली पहले 2 आसमान में डालता है, फिर गुस्से में बोलता है आज तो इन लोग को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरे खिलाफ गए हैं, भले विक्रम हो, भाई जी हो या फिर मुन्ना हो, उन सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके निकल जा रहा है। उसकी माँ समझाती है, चंदर की माँ, कि तू ऐसा पगलपंती मत कर अभी, कि तू उधर जाके फिर, अभी तो तूने कुछ किया नहीं, तब भी तू अंदर है, ऐसा बोल रही है उसकी माँ। अगर तूने उसको मार दिया तो तू बहुत अंदर चले जाएगा ऐसा कर। तो ये जो चंदर है वो बोलता है कि मैंने कुछ किया नहीं, तब भी मेरे साथ ये हुआ है, तो कुछ कर लेने में क्या हद है, ऐसा वो वाक्य बोलता है। उसके अंदर है, बुक के अंदर, जो तर्पण बुक है उसके अंतर्गत ये सारी बातें निमित है कि उसने ऐसा वाक्य बोला है, जिस केस में मुझे फंसाया गया मैंने वो कार्य किया ही नहीं, तो क्या इसमें बुराई है कि मैं वो कार्य कर लूं, ऐसा करके चंदर बोल रहा है। तो ये सारी बातें होती है। एक दिन जैसा बीत जाता है और जो मुन्ना है और भाई जी, वो दोनों लोग एक पेड़ के नीचे मस्त साइकिल लेके बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे अपना। तो भोजन करते समय जो मुन्ना है वो अपना सामग्री लेने के लिए जाता है, कुछ भी छूट गया हो वो लेने के लिए जाता है। अकेला कौन है? भाई जी है उधर। इधर की हलवाई लवंगी उधर जाके बोलती है चंदर को कि चंदरवा, तूने सुना है कि उधर भाई जी और वो मुन्ना अकेले बैठे हैं, तेरे को जो फंसाया था केस में वो अकेले बैठे हैं ऐसे करके। तो वो तुरंत गर्म हो जाता है, रिवॉल्वर ले लेता है हाथ में, उधर से निकल जाता है जिधर वो बैठे थे। उधर जाके उसको पता था कि अगर मैंने उसको मार दिया फांसी हो जाएगी, सिर्फ वो मानना नहीं चाहता, सिर्फ धमकाने के लिए गया था। धमकाने के लिए उधर गया तो ये भाई जी डर गया उससे, मतलब कोई भी डर जाएगा ना रिवॉल्वर देख, तुरंत पैर पे चढ़ गया ऊपर। ये भी देख लिया जो अपना चंदर है वो देख लिया उसको कि वो पेड़ पे चढ़ गया है। वो नीचे चढ़ के नीचे बोलता है कि वो नीचे से ऊपर आता है कि बताता हूँ तुझे ऐसा करके, आज जल्दी आ, तूने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है ऐसा करके। वो नहीं आता। इतनी देर में उसको पता नहीं था, ठीक है, चंदर को पता नहीं है पीछे कौन है। पीछे से कोई वार करता है। वो कौन होता है? मुन्ना होता है। मुन्ना कौन है? रजपतिया का भाई है, ठीक है, और जो प्यारे है उसका पुत्र है मुन्ना। तो वो पीछे से वार करता है, मार देता है उसके माथे पे। तो माथे से लोई निकलती है, खून निकलता है। खून की धारा में वो बेहोश हो जाता है, उधर ही गिर पड़ता है। फिर वो तुरंत ऊपर से नीचे आ जाता है, जो भाई जी है वो। अब बोलता है अब क्या करूं मैं इसके साथ ऐसा करके। तो भागना ही पड़ेगा क्योंकि खून देख के किसी का भी मगज खराब हो जाएगा। तो जो लड़का है मुन्ना, वो बोलता है कि अब इतना कर ही लिया है, इसके माथे पे मार ही लिया है, तो इसकी नाक काट ली जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है चंद्रबान, इसलिए वो लोग नाक काटते हैं, नाक की चमड़ी काटते हैं। तो तब उसको पता चलता है, जो चमड़ी काट रहा था नाक की, मुन्ना की नाक की चमड़ी ऐसी होती है स्मूथ,
कट जाए, या ऐसे अनुभव होता है उसको, तुरंत काट लेता है। खून ज़्यादा देख के वो दोनों भाग जाते हैं, भाग के कहीं छुप जाते हैं, ठीक है। अब पुलिस ढूंढ रही है एक तो भाई जी को, क्योंकि भाई जी बता सकते हैं कि चंदर को किसने मारा। चंदर मरा नहीं है अभी तक, चंदर अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए चंदर मरा नहीं। तो ढूंढने के लिए बेताब है कि चंदर को किसने इस तरह से किया है ऐसा करके। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भाई जी तो है, उसके साथ में इसका प्यारे है, मुन्ना का पिता और बृहस्पतिया का बाप प्यारे है उसके साथ, ऐसा हल्ला हो गया। और प्यारे भी छुप गया था, कि इन लोगों ने बोला था, जो भाई जी है उसने बोला कि तुम छुप जाओ ऐसा करके किस कारणवश। जब वो बाहर आता है भाई जी, तब ये सारी बात सुन लेता है कि किसी ने प्यारे के साथ ऐसा किया है, किसी ने चंदर के साथ ऐसा किया है। प्यारे ये बात सुन लेता है, तो प्यारा कहता है इतना अच्छा कार्य किसने किया, क्योंकि वो बोलता है कि इसकी नाक क्यों काटी, गला ही काट देना चाहिए था इस आदमी का। कौन बोलता है, इधर प्यारे बोलता है। प्यारे ये चीज जानना चाहते किसने उसके साथ ऐसा किया, किसने नाक काटी। तब पीछे से पता चलता है मुन्ना ने काटी है, उसके लड़के ने काटी। तो वो बोलता है इस जुर्म का जो सारा भी पाप है, या फिर जैसे कहते कि कार्य है, वो मैंने किया, इस तरह से मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। प्यारे बोलता है, वो अपने ऊपर ले भी लेता है प्यारे। उधर सामने जाके बोलता है सीओ ऑफिसर के कि हाँ मैंने ही किया है, उसका नाक में ही काट के आया हूँ, ऐसे नीच आदमी का नाक काटना ही चाहिए ऐसा करके बोलता है। क्योंकि वो सामने से पूछता है क्यों काटे तूने, तू तेरे साथ कौन था, ऐसे वो बोलता है भाई जी ने साथ में मिलके काटा। तो बोलता है नहीं भाई जी मेरे साथ नहीं की, वो कैसे क्यों ऐसे करेंगे, आप तो जानते हैं नेता कुछ नहीं करते, अपने कार्य से करवाते हैं ऐसे करके, आप तो जानते हैं सब कुछ। तो जो भी किया है मैंने किया है, ऐसा प्यारे बोलता है, जबकि किया मुन्ना ने था। अब प्यारे लास्ट में जेल जाने के लिए तैयार है। वो बोलता है कि 360 का लग जाएगा एक धारा, क्योंकि मर्डर के चार्जेस, मर्डर करने के लिए। तो ये लोग समझाते हैं मुन्ना, बृहस्पतिया, उसकी माँ, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जो दोष हो, पाप है, वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, तुम ऐसा मत करो। हमारे जो वकील है सिद्दीकी साहब, वो आपको समझा रहे हैं ना कि आप बोलिए कि वो मेरे साथ रिवॉल्वर लेके आया था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में मुझे उसको मारना पड़ा। आप बोलिए, झूठी गवाही दी, उसमें क्या गलत है ऐसा करके। और ये समझा रहे थे बृहस्पतिया की माँ और सिद्दीकी बाबू, जो इनके वकील है, उनको, प्यारे को। ठीक, प्यारे बोलता है नहीं अब मुझे पश्चाताप करना है, ऐसा बोलता है। जो भी हमारे पितृ या आत्मा के जो भी ऐसे कहते दिए हैं हमें, जो भी पुण्य किए हैं वो दिए हैं हमने, तो वो सारे मुझे चुकाने हैं, ऋण चुकाने हैं। ठीक है, ऋण चुकाने हैं मुझे, ऐसे बोलते हैं। तो वो कर्ज चुकाने के लिए जो प्यारे हैं, वो बोलते हैं मैं जेल जाऊंगा, उसको जल अर्पित करने के लिए, उसको तर्पण देने के लिए मैं जेल जाऊंगा। तर्पण एक तौर पे इधर कह सकते हैं, वो खुद को आश्वासन देने के लिए, संतोष देने के लिए भी बोलता है कि मैं संतुष्टि प्राप्ति के लिए उधर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ये सारे मामले से संतुष्ट हो गया हूँ, तृप्त हो गया हूँ, या तो फिर मेरे पितृ लोग है उसको तृप्त कर दिया है। इस मामले से मैं अब जेल जाना चाहता हूँ। और उसके बेटे से बोलता है मुन्ना को कि तू मुझे छुड़ाने के लिए मत आना, मेरी बेल मत करवाना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ, मुझे जेल जाने दो, अब मेरे पाप या मेरे कर्मों का प्रायश्चित करना जरूरी है। तर्पण में यही सारी बात है। कुछ भाषा शैली की वजह से इस फिल्म को 5 साल पहले ऐसे कह सकते रोक दिया गया था, लेकिन आपने नीलम सिंह ऐसे करके हैं, उन्होंने फिर भी इस जो फिल्म को उनको यूए की सर्टिफिकेट प्राप्त करवा दी। फिल्म बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ट्राई की लेकिन मिली नहीं। लेकिन फिर भी इसकी जो कहानी है, अगर सही कहानी आपको सुननी हो, समझनी हो, तो आप किताब को जान सकते हो या फिर मेरा सारांश ले सकते हो।